Very good evening to all. And since this is our first session of year 2021, आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जो साल है इसमें हमारी जितनी भी मेहनत हमारे बच्चों ने की है वो रंग लाए और जो भी वे चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उनको वो सब मिले। हमारा जो पिछला सेशन था उस सेशन में हमने दो टॉपिक्स को उठाया था। एक था स्ट्रेस मैनेजमेंट और दूसरा था एकेडमिक गोल्स। जब मैंने एकेडमिक गोल्स के बारे में डिस्कस किया तो कुछ पेरेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे यह कहा कि उन्होंने इस शब्द को पहली बार सुना है और एकेडमिक गोल्स क्या हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि जो पिछला सेशन था उसमें वो समझे तो सही एकेडमिक गोल्स क्या होते हैं, पर उसको कैसे बनाना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए और किस तरह से ये एकेडमिक गोल्स बच्चों को बेनिफिट देंगे, उसके बारे में उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं अच्छी तरह से एक बार डिटेल में बताऊं। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले जब एक वेबिनार में अटेंड कर रही थी तो अलग अलग तरह के प्रश्न बच्चे जो हैं वो पूछ रहे थे और जो प्रश्न ऑनलाइन क्लासेस के बाद बच्चों ने हमसे पूछे थे और जो ये प्रश्न अभी पिछले 8 या 9 दिन की वक्फे में हमसे डिस्कस हुए हैं उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पाया। पहले बच्चों के लिए संघर्ष था ऑनलाइन क्लासेस, संघर्ष था कि जो वो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो काम टीचर्स दे रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्या वो समय के साथ में अपने आप को बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या जो उन्होंने सोचा था कि 10वीं के बाद मैं ये सब्जेक्ट लूँगा या 12वीं के बाद अगर मेरी अच्छी परसेंटेज आती है तो मैं ये करूँगी या वो करूँगी, ये सब प्रश्न से हटकर अब पिछले 7-8 दिनों में जो मैंने ऑब्जर्व किया या बच्चों से बात करने के बाद पाया वो ये था और जो काफ़ी रुचि देने वाला भी था कि बच्चों के लिए अब एक नई चीज़ सामने आ गई है। उनका मानना है कि अब हमारे बड़े, चाहे वो हमारे टीचर्स हैं चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमसे ये सवाल करते हैं कि अगर 30% सिलेबस डिडक्ट हो चुका है, कट चुका है, तो अब उनके पास पढ़ने के लिए बहुत कम है। ये सवाल बच्चों को परेशान करता है। बच्चों को ये सवाल परेशान करता है कि बड़ों के द्वारा ये कहा जाता है कि पेपर पैटर्न आसान हो गया है, तो वाकई में क्या पेपर पैटर्न आसान हो गया है? बच्चों को ये फैक्टर, ये भय कि वाकई में पेपर पैटर्न आसान हो चुका है, या फिर सबसे बड़ी बात 31 दिसंबर को जब ये कहा गया कि अब बोर्ड एग्जाम्स 1 मई से शुरू होंगे, ये बच्चों को उस तरफ ले गया कि उनका सेशन काफ़ी लंबा हो गया और जो बातें सामने आ रही हैं कि उनके पास बहुत समय है पढ़ने के लिए, बहुत उनको टाइम मिला है, धीरे धीरे करके उनके लिए प्रेशर क्रिएट होने लगा। अब इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये सवाल हमारे सामने बिल्कुल सामने है जिसके अंदर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो 30% सिलेबस कटा है वो इतना महत्वपूर्ण है कि 70% सिलेबस को हम देखें ही नहीं, या फिर पेपर पैटर्न इतना आसान हो गया है कि हमारी मेहनत कितने लेवल की होनी चाहिए, या फिर अगर 1 मई से अगर एग्जाम होंगे तो हमें काफ़ी समय मिल चुका है। ये जो सेशन है इसमें मैं अपने बड़ों से, जो भी हमारे बच्चों के बड़े हैं घर में, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बड़ों में बच्चों की बड़ी बहन, बड़ा भाई, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, ये सब वो लोग हैं जिनके पास उन बच्चों से अधिक तजुर्बा है और उस तजुर्बे का उपयोग करते हुए हमें अपने बच्चों की मदद करनी है। अब मदद किस तरह से हो, क्योंकि जब हम बड़े कोई स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आज मैं अपने बच्चे को ये मान के सोचती हूँ कि मैं कोई बात कह रही हूँ अपने बच्चे को कि भाई तुम्हारा 30% सिलेबस तो कट चुका है, अब तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्या है। बड़ों द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट बच्चों पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है? प्रभाव
विजिबल भी हो सकता है, जो आपको दिखे, जिसमें बच्चा या तो अधिक पढ़ना शुरू कर देगा कि हाँ 70% सिलेबस ही तो बचा है मेरे पास करने के लिए, ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है, या इनविजिबल कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में उसकी चल रहा है, वो स्वयं से लड़ रहा है, क्योंकि उसके कंपटीशन उसके पेयर ग्रुप के साथ भी है, उसको अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को भी पूरा करना है। तो हम अपनी तरफ से जो हम स्टेटमेंट इशू करते हैं, जो हम बात बोलते हैं, उसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? केवल माता पिता नहीं, हम स्वयं गुरु, आज मैं शिक्षक हूँ और जाने अनजाने में जब हम बच्चों को ये सोच रहे हैं कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं और हम ऐसा कोई स्टेटमेंट बोलते हैं या कोई वाक्य बोलते हैं जो हमारे अनुसार उनको प्रोत्साहन दे रहा है, इस सर्कमस्टांसेस में जो पेंडेमिक का केस है, जहां पर बच्चे स्वयं अपने सवालों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी परेशानियों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, स्कूल्स उनके लिए आसान नहीं है इस समय, चाहे 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक भय साथ में बच्चों के चलता है। तो हम बड़े ये प्रण लें और इस सेशन के माध्यम से ये कोशिश करें कि हमारे पास, हमारे घर में या हमारे आसपास में यदि कोई बच्चा बोर्ड की परीक्षा दे रहा है, तो हम कैसे बड़े होने के नाते उसके लिए ये रास्ता थोड़ा सा आसान कर दें। हमें कितनी नॉलेज है और हम उस नॉलेज को कैसे प्रयोग में लाकर उस बच्चे को ये समझाएं कि अगर 30% सिलेबस कटा है तो 70% जो सिलेबस है उसमें से जितना तुम अच्छी तरह से कर आ सकते हो उसे कर। ये हमारा है प्रोत्साहन का मार्ग। ये वो मार्ग है जो बच्चे को ये बताएगा कि अगर 70% सिलेबस आ रहा है तो मुझे उस 70% सिलेबस को कैसे कवर करना है। घर के बड़े या टीचर्स एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं एक सकारात्मक सोच रख के, एक पॉजिटिव थिंकिंग। उस सकारात्मक सोच से, उस पॉजिटिव सोच से बच्चों को हेल्प मिलेगी कि पेरेंट्स या टीचर्स या हमारे बड़े हमारे साथ खड़े हैं, वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, रादर हमें सहायता कर रहे हैं, रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए, बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उन बच्चों से एकेडमिक्स की बात करें, पढ़ाई की बात करें कि कितना सिलेबस खत्म हो गया है, कितना क्या। यदि आपको लगता है कि बच्चा आपके साथ या उस पर्टिकुलर विषय पे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना कीजिए वो बात, किसी और की सहायता लीजिए और बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए। बार बार आप बच्चे से उसके जितने भी अब तक उसने अच्छा काम किया है या जिसके लिए उसको रिवॉर्ड मिला है, उसके लिए आप उसे प्रमोट कीजिए। अब बार बार जब मैं ये वर्ड कह रही हूं कि सकारात्मक काम करना है या प्रोत्साहन देना है, तो वो एज अ पेरेंट आपके मन में आएगा कि हम बच्चों से सिर्फ बात ही कर सकते हैं। बच्चे अगर हमसे किताब मांगेंगे तो हम किताब खरीद के लाके दे सकते हैं, बच्चे अगर हमसे ट्यूशन मांगेंगे तो हम ट्यूशन दे सकते हैं। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही होगी, बट जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हम में से 90% जो माएँ हैं वो आज मोबाइल लैपटॉप बहुत बेहतर तरीके से यूज करना जानती हैं। पेंडेमिक से पहले ऐसा नहीं था। आज हमें मालूम है कि हम टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी की बात भी ना करें हम, तो हम अपने बच्चों की मदद कैसे करें? एज अ पेरेंट, सबसे पहले आप अपने बच्चों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनकी सहायता करेंगे। लक्ष्य जिसे हम इंग्लिश में गोल्स कहते हैं या एकेडमिक गोल्स कहते हैं, उन्हें आप बनाने में उनकी मदद करेंगे। हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो शब्द स्मार्ट है, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ये जो वर्ड है
स्मार्ट। इस हर शब्द का एक मीनिंग है। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास में चंद महीने हैं, जनवरी से लेकर आप मान के चलिए अप्रैल तक का टाइम है। जिन बच्चों ने बहुत अपने जी जान लगा के पढ़ाई करी है, अब उनके पास समय आ गया है अपनी पढ़ाई को कन्वर्ज करने का और ये देखने का कि अब हम इसको बेहतर प्रोडक्टिव में कैसे बदलें। जिन्होंने थोड़ा समय अपना गवा दिया, उनके पास भी समय है कि वो वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करें, और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी, अब बिल्कुल सही टाइम है कि जागरूक हो जाएं और तैयार हो जाएं कि हमें किस तरह का अपना सिलेबस कवर करना है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर के बड़े बच्चों के साथ बैठकर उनकी लक्ष्य को हासिल करने में उनकी मदद करें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर ये कमियां हैं, उन कमियों को आप नेगेटिव फॉर्म में ना होकर पॉजिटिव सोच से या पॉजिटिव तरीके से उसकी हेल्प करें। बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो अगर बार बार हमसे कहेंगे तो पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो उससे वापस पढ़ना शुरू नहीं कर देगा। उसमें आप उसको ये बताइए कि ये उसके पॉजिटिव हैं, तरीके हैं, और इन थोड़ी सी और मेहनत करने पर किस तरह से वो अपने आप को अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने पिछले 2-3 साल से हम लोगों ने जो प्रैक्टिकली करके देखा है, वो हमने काम किया है हमारे एकेडमिक गोल्स के ऊपर। जनरली कॉर्पोरेट्स के अंदर हम एकेडमिक गोल्स, हम जो गोल्स हैं वो बनाए जाते हैं कि हम कितना अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ जब हमने बच्चों पर भी कारगर करके देखी तो बहुत उसका अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि उसमें ये देखा गया कि बच्चे को स्पेसिफिकली ये पता लगता है कि मेरी क्या वीकनेसेस हैं। मैं अपना लक्ष्य बनाऊंगा कि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक 12वीं क्लास के बच्चे की बात करती हूँ जो बायो का स्टूडेंट या मैथ्स का स्टूडेंट है, और किसी एक विषय वस्तु के बारे में बात ना करके हम ये मान के चलते हैं कि वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, जिसके पास में इंग्लिश, मैथ्स या बायो या दोनों ही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन या आईपी, इनमें से सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब सारे सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिस पर बच्चे की विशेषता, उसके ऊपर उसकी माहिर, वो काफी कॉन्फिडेंट होगा, या कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा, कोई सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जिसमें उसको इंटरेस्ट तो है पर मार्क्स नहीं आते। तो आप अपने बच्चे के साथ बैठिए, सब्जेक्ट लिखिए, उसके जितने मार्क्स आए हैं वो लिखिए, और उसके बाद उससे आसानी से पूछिए कि बेटा ये 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में अगर आज आपकी प्रेजेंटली 50 मार्क्स आते हैं, तो अगर हम 2 महीने और एफर्ट डालें तो आप इन 50 मार्क्स को कहाँ तक खींच के ले जाएंगे। जो टाइम आपने दे दिया कि 2 महीने का टाइम है आपके पास में, क्योंकि मार्च में प्रैक्टिकल है या और दूसरे काम है, तो आपके पास 2 महीने का टाइम है। बच्चा डिसाइड करेगा कि मैं 50 से खींचकर 60 ला सकता हूँ, 62 ला सकता हूँ। उस 12 नंबर के लिए आप अपने बच्चे से पूछिए कि रेमेडी क्या क्या चाहिए। बच्चा रेमेडी बताएगा कि अगर मुझे एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए, या मैं टेस्ट पेपर सॉल्व करूं, या कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको मैं ज़्यादा कवर करूंगा तो मुझे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। और अब आप इनको अचीव करने के लिए कि क्या कारण है कि ये 12 मार्क्स अभी तक बच्चे के पास नहीं आए। अब हम बात करेंगे बच्चे की वीकनेसेस की, जो बच्चा स्वयं लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी तरीका कि अगर कोई बच्चा मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है उसके पास में, और वो 50 से 60 के बीच में मार्क्स ला रहा है, परंतु उसकी उम्मीद ये जानता है कि अगर मैं 2 महीने के एफर्ट और डालूं तो मैं आराम से 75-80 के बीच में आ सकता हूँ। तो उससे पहले, सबसे पहले उसको अपनी वीकनेसेस लिखनी पड़ेगी। क्या है? सबसे पहले वो वीकनेस ये बता सकता है कि मैं प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ता हूँ। सेकेंड वीकनेस ये बता सकता है कि मैं केयरलेस मिस्टेक करता हूँ। थर्ड वीकनेस वो ये बता सकता है कि मुझे कंटेंट आता ही नहीं है। जब ये सारी वीकनेसेस कंसर्न टू सब्जेक्ट है, बच्चे को मालूम है कि फिजिक्स में मुझे इतने चैप्टर्स नहीं आते हैं, या इस चैप्टर में से ये मेरी वीकनेसेस हैं, ये सब हट जाएंगे तो जो मेरे मार्क्स हैं वो अपने आप
इंक्रीज हो जाएंगे तो उन गोल्स को बनाने की तुरंत बाद ही बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मुझे इन 2 महीनों में इस तरह से एफर्ट डालनी है और इस तरह से रिजल्ट लेना है। बच्चा अकेला नहीं कर सकता कि अगर आप बच्चे को कहें कि आप अपने गोल्स बनाइए, वो बच्चा नहीं कर सकता है। किसी बड़े को साथ बैठना पड़ेगा, उससे रियलिस्टिक बात करनी पड़ेगी कि जो प्रेजेंट स्टेटस में आज बच्चा खड़ा है, आज से 2 महीने बाद वो कितनी मेहनत करके कहां तक पहुंच सकता है। हम बच्चे को ये भी नहीं कह सकते तुम 50 से 30 पर आ जाओगे। हम ये कह सकते हैं बच्चा 50 से 60 पे जा सकता है, 65 पे, पर रियलिस्टिक वास्तविकता का जो लक्ष्य है वो रखें। बच्चे को सहायता करें, बच्चे की टाइम टेबल बनाने में मदद करें। बच्चा आपके साथ खुलकर अपनी परेशानियों को डिस्कस कर सकता है। इन सब चीजों से ही कुछ ही महीनों के अंदर आपका बच्चा जो इस तरह की सिचुएशंस है, जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, आज भी अनसर्टेनिटी का फेज जो बच्चों के सामने है, हम उसको सब मिलकर, स्पेशली पेरेंट्स जो बच्चों के साथ 24/7 रह रहे हैं, हर माँ को, हर पिता को ये मालूम है कि मेरा बच्चा किस सिचुएशन से गुजर रहा है। हमारी थोड़ी सी सहायता, आपको पढ़ाना नहीं है बच्चों को, आपको बच्चों के साथ बैठना है, आपको बच्चों के साथ सकारात्मक डिस्कशन करना है। अगर आप बच्चे को नहीं भी बताएंगे कि उसमें ये कमी है, तो बच्चे को मालूम है कि मेरे में ये कमजोरी है। बड़प्पन कमजोरी बताने में नहीं है, बड़प्पन कमजोरी हटाने में है। और वह कमजोरी जो बिना बोले हटाई जाए या बिना बच्चे को एहसास कराए हटाई जाए, मैं समझती हूँ उससे बड़ा कोई हुनर ही नहीं है। आइए हम सब मिले और बच्चों को राह दिखाएं। मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगी जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस सेशन में भी आपको एकेडमिक गोल्स बनाने नहीं समझ में आ रहे हैं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं किसी भी तरह से उन्हें YouTube पर किस तरह से एकेडमिक गोल्स बनाए जाते हैं एक सैंपल डाल दूंगी ताकि आप लोगों को सहायता हो। धन्यवाद। एक बार फिर कहना चाहूंगी आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।